बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के मुआशी मामलात सुलझाने के लिए हुकूमत दिन ब दिन इक़दामात कर रही है। इक़दामात ही हो नज़र आ रहे हैं, कोई अमली तौर पे उस पर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं रही। पाकिस्तान की मईशत जिस पर हुकूमत इस वक्त बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रही है और मांगे तांगे के पैसे करके वो कह रही जी हमारे ख़जाने में इतने पैसे हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ख़जाना तो है ही नहीं, लेकिन वज़ीर ख़जाना है। वज़ीर ख़जाना साहब ने कल भी यही फरमाया है, अगर हम ये टैक्स लगा दें और कलेक्ट कर लें तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मजबूत हो जाएगी। तो मैं अपने वज़ीर ख़जाना साहब से ये पूछता हूँ, जो कि इस हुकूमत के आने से पहले तक पाकिस्तानी नहीं थे, पाकिस्तानी शहरियत नहीं थी और कोई उनको जानता नहीं था, वो पाकिस्तान की मईशत को कैसे बेहतर बना सकते हैं? वो जिस अदारे के एजेंट हैं वो उसके लिए काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो कि एक मिसाइलिस्तान की गढ़ है और तजर्बा का बना हुआ है, और जब से पाकिस्तान बना है नया से नया तजर्बा किए, नए से नया तजर्बा। अब जैसे VPM का मसला था, VPM हवा है, फ़ज़ा है, उस पर कमांड डालना हर बंदे के बस का बात नहीं है। लेकिन मौलाना सरफराज नईमी साहब उसमें आ गए और उन्होंने उसको करार दे दिया ये शरई तौर पे हराम है। अब उस पर सारा जो हुकूमत का मीडिया लगा हुआ है कि उसको हलाल करार देने के लिए, लेकिन हर जगह पे उनको ज़िक्र आ रही है, क्योंकि ये हलाल और हराम का मसला भी नहीं। एक वक्त होता था कि हमारे उलमाए कराम ने अपने ये जो अपना जिस लाउड स्पीकर को हराम करार दिया, TV को हराम करार दिया, रेडियो को हराम करार दिया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वही तमाम उलमाए कराम जिन्होंने हराम करार दिया था, वो बड़े आसान तरीके से TV चैनल पे बातें कर रहे होते हैं, रेडियो पे बातें कर रहे होते हैं, और कोई मस्जिद ऐसी नहीं यहाँ पर वो तकरीर करने से पहले 5-5, 10 मैग ना उनके पास हों और इतने वहाँ पे हारन होते हैं कि पूरा मोहल्ला गूंज रहा होता है मौलाना साहब की बात से। तो उसका नतीजा यही है ना कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिलसिला था जिसकी वजह से सारी बात हुई। अब VPN भी एक अहम मसला है। जब पाकिस्तान में आप फायरवॉल लगा देंगे तो लोगों ने अपनी रोज़ी कमानी है, लोगों ने अपनी रोटी कमानी है, इसलिए VPN का इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछता हूँ कौन सा पाकिस्तान में ऐसा नामवर बंदा है जो कोई VPN इस्तेमाल नहीं करता। और इस तरह कल जो इपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें चारों वज़राए आला और दीगर लोग जो शामिल हुए, उसमें सबसे पहले बात ये की गई कि हमने यहाँ पर बात करनी है मुल्क की सलामती की। तो इसलिए PTI का जो धरना है, जो जलसा है, जो जुलूस है ना, उस पर ज़्यादा बात ना कीजिए। और भाई मसला तो एक ही है कि पाकिस्तान का कोई TV चैनल उठा लो, कोई अखबार उठा लो, वो बानी PTI से शुरू होता है, बानी PTI पे ख़त्म होता है। तो आपके अपेक्स कमेटी के इजलास जो था इसमें क्यों जिक्र नहीं होना हुआ? भरपूर हुआ। तो बातें जो हुक्मरान कहते हैं वो दिल से और होते हैं, बाहर से और होते हैं। अब जैसे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, मैं बीमार हो गया, एक दिन की बीमारी थी, वो ख़त्म हो गई। हालांकि उसमें बीमारी कुछ और थी, कुछ मामलात थे जो कि अपेक्स कमेटी में तय होने थे, उनको पहले बातचीत नहीं की गई थी, उन्होंने शटअप कॉल दे दी, आज नहीं कल पे, तो हो गया काम। अभी मैं लाहौर हाई कोर्ट की ख़बरें देख रहा था, तो वहाँ पे वज़ीर इत्तलात पंजाब है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने बड़ी धुएँधार वहाँ बातें की। और धुएँधार बातों में उन्होंने ये भी बात की कि 24 नवंबर को PTI के आने वाले उन लोगों को जो कि जलसा और जुलूस में शिरकत करेंगे, उनके साथ हम जैसे दहशतगर्दों को निपटते हैं वैसे निपटा जाए। और अल्लाह की बंदी, खुदा का खौफ करो। ये 25 करोड़ का अवाम है, 25 करोड़ का मुल्क है, यहाँ पर कौन दहशतगर्द है? जो दहशतगर्द है उनको पकड़ नहीं सकते आप, और हर मामले में आप दहशतगर्द का नाम लेते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने आज दावत दी है
मशीर जमात इस्लामी जनाब फरीद अहमद पराचा साहब को, जो कि जमात इस्लामी के मुक़्तदर रहनुमा हैं और बड़े ही मामलात पर वो इस वक्त काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी तशरीफ़ आवर का, आपके चैनल पे आने का बहुत मशकूर हूँ। फरीद पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम ठीक है। दूसरी हमारी मेहमान है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा, जो कि स्टूडियो में मौजूद हैं और इनकी मेहरबानी ये हमेशा तशरीफ़ लाती हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया कोऑर्डिनेटर लाहौर की। आजकल ये भी 24 नवंबर के जलसे के बारे में अपने इलाके में, लाहौर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके कन्विंसिंग कर रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं कि सब लोग 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुँचे। मोहतरमा ज़ेबा नाज साहब, मैं आपका भी बहुत मशकूर ममनून हूँ। तीसरे हमारे मेहमान हैं जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के शहद महमूद भट्ट साहब, जो कि रास्ते में हैं, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं उनको भी अपने प्रोग्राम के बारे में वेलकम करता हूँ। प्रधान साहब, ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, महंगाई है, परेशानी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी डे टू डे हो रही है। जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ा नहीं जाता और जो दहशतगर्द नहीं उनको दहशतगर्द गर्दाना जाता है। तो हुकूमत की जो अपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, इसमें जो बातें करने वाली थी वो की नहीं गई, जो ना करने वाली थी वो की गई हैं। हालांकि दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। अपने अपेक्स कमेटी के इजलास में उन्होंने यही कहा कि हमारा नंबर 1 जो मामला है वो दहशतगर्दी है। लेकिन होता यही है कि जिस जगह धमाका होता है लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उसके फौरी दिन बाद ये 5-4 लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर फातिहा ये वो करने के बाद उसके बाद भूल जाते हैं। तो आप ये बताएं, ये मामला कब हल होगा? देखिए, ये हुक्मरानों की तरफ से जब भी कोई माशी फैसले किए जाते हैं तो उसका सारा जोर उन इस्लाहात का वो गरीब आवाम के ऊपर डाला जाता है। उनके टैक्स बिल वास्ता टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं, बराह रास्त टैक्सों को छेड़ा नहीं जाता। इस तरह से मुल्क में एक मराहत याफ्ता तबका है कि जो हर तरह की मराहत ले रहा है लेकिन टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। सही बात। यही पीपीपी का मामला है कि जिन्होंने जिन अरबों रुपए इस कौम के लूटे हैं, लेकिन टैक्स के बारे में उन्होंने मुआहदे के अंदर ये बात तहरीर करवा ली और हमारे मफाद परस्त हुक्मरानों ने ये तहरीर कर दिया और उस पर अमल दरामद किया कि उनसे कोई टैक्स नहीं लिया। पैसे उनको दे रहे हैं, डॉलरों में दे रहे हैं, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। IMF से खुद भीख मांग रहे हैं लेकिन नए इस तरफ नहीं आ रहे। अब IMF की तरफ से जितनी भी इनको शराइत मिली है, ये जिनके साथ इन्होंने उनसे इमदाद ली है, तो उसमें उन पर तो अमल दरामद हो गया कि जिनसे महंगाई बढ़नी है, जिससे बिजली की कीमतों में इजाफा होना है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होना है, लेकिन ने उस साइड को टच नहीं किया कि जिस पे टैक्स लगना है। जरी टैक्स हम इसके अमूमी नफाज के हामी है, लेकिन इस एहतियात के साथ के जो गरीब तबका है, काश्तकार तबका है, उस पर कतन कोई बोझ ना डाला जाए। पहले ही हमारी मईशत तबाह कर दी है, गंदम की फसल इस दफा जो है वो टैक्स तो पंजाब में जरिए टैक्स लगा दिया उन्होंने। IMF ने 5% से शुरू करके तो 45% तक लाने का इनको हदफ दिया। बिल्कुल। अब उसका हदफ तो होना चाहिए सिर्फ वो जागीरदार तबका जो असेंबलियों में बैठा है, जिनके पास हर एक के पास 20-20, 30-30 गाड़ियां मौजूद हैं, जिनके आलीशान महल्लात हैं, जिनके अखराजात बेपनाह हैं, और वो सारी अपनी आमदन जो है वो ज़राअत के खाते में डालकर टैक्स जो है वो 0 टैक्स देते हैं और वो हर चीज को उसी रास्ते से अपने लिए वाइट कर लेते हैं, अपने कैपिटल को। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो कुछ है ये बिलवास्ता और बराह रास्त टैक्सों का
ये फर्क है, ये जब तक ठीक नहीं होता, बराह रास्त टैक्स ज्यादा लगाए जाए, बिलवास्ता कम किए जाए, और बिलवास्ता का निशाना चूंकि आम आदमी बनता है तो इसलिए आम आदमी पर बोझ न डाला जाए। इसी तरह तनख्वाहदार तबका सबसे मजलूम है, इसलिए कि वहां से तो हुकूमत ने खुद ब खुद पैसे काट लेने हैं, तो उनके ऊपर इन्होंने मजीद बोझ डाल दिया और उसमें ये कोशिश की कि जी वो हलाल रास्ते से जो खाना खाते हैं वो बंद कर दिया जाए, हराम रास्ते तो बहरहाल खुले हुए हैं और उस पर कोई कतरा नहीं है, फर्क नीचे से लेके ऊपर तक बना हुआ है। तो जमात इस्लामी जिस बात को लेके उठी है वो बात यही है कि इस मुल्क में महंगाई का खात्मा हो, करप्शन का खात्मा हो, बदउनवानियों का खात्मा हो, जो बड़े पैमाने पर लूट मार है ये खत्म हो। 90,000 गाड़ियां वफाक के पास मौजूद हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 17-18 ग्रेड के अफसरों को भी 2-2, 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी दी गई है। ऐसी गाड़ियां जो 1 लीटर में 3 किलोमीटर चलती हैं और उनका पेट्रोल कौम दे रही है, और इम्पोर्टेड ये पेट्रोल है, यानी पैसे हम डॉलरों में दे के पेट्रोल लेकर मुफ्त दे रहे हैं। इसी तरह से वो गाड़ियां, उनके ड्राइवर, उनका सारा खर्च अरबों रुपए में चला जाता है। मुफ्त बिजली, मुफ्त सहूलतें लेने वाला एक पूरा बरात याफ्ता तबका है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान में रहकर और जिनको रखा गया, उनमें रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं कि जिनको डॉलरों के अंदर यहाँ पर तनख्वाह दी जा रही है, उनका कोई इस्तेहकाक नहीं, कोई उनका काम नहीं, कोई उनका वो नहीं है कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनको डॉलरों के अंदर दी जाती है। आखिर ये सारी चीजें किसी हुक्मरान ने या वजीर आजम ने अपनी जेब से तो नहीं देनी, इसका बोझ तो बहरहाल का हर सूरत कौम पर पड़ना है। तो जमात इस्लामी इस बात को लेकर उठी है। हम पहले एक 14 दिनों का धरना हमने दिया था इस्लामाबाद में, कराची में दिए थे, और तो हम इस मामले को कभी छोड़ेंगे नहीं कि अवाम को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाए। दूसरी पार्टियों के अपने इश्यूज हैं, उनको कोई लीडर रिहा करवाना है या उनको केसेस अपने खत्म करवाने हैं, या जो बरसर इख्तिदार तबका है उनको नैब से को महदूद करना है, और ऐसी कानून साजी करनी है कि उनके बच्चे और उनके घर वाले सारे लूट मार करते रहे, कोई उनको पूछने वाला ना हो। यहाँ मेरा एक बड़ा ही मोतबाना क्वेश्चन है कि जितनी भी आप तहरीकें चलाते हैं, जितने धरने देते हैं, जितने एहतियाज, उनमें से कामयाबी किसी को नहीं मिलती। अभी जो 17 दिन का धरना था उससे कौम को क्या मिला? लेकिन ये तो एक मुसलसल अमल है। पहली बात तो ये है कि सिर्फ आवाज बुलंद करना ये भी बहुत बड़ी बात है कि जी कोई तो आवाज, गरीब आदमी की भी आवाज कोई बनता है। फिर ये कि इसके नतीजे में 5 IPPs बंद हुए, उनका आखिर फायदा जो है वो आवाम को होना है। फिर इसी तरह हुक्मरानों की तरफ से बार बार ये ऐलान हो रहा है, और ये उसी दबाव के तहत ऐलान कर रहे हैं कि हम बिजली सस्ती करेंगे, और इंशाल्लाह इन्हें करनी पड़ेगी। हम भी तैयार हैं। हम ये नहीं है कि इस मामले को हमने 14 दिन के धरने पे छोड़ दिया है, हम इसको मजीद हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं, हम पहिया जाम की अपील भी कर सकते हैं, और हम ये सारे ऑप्शन इंशाअल्लाह ताला करेंगे। जैसे मैंने कहा, हम लोगों को बेयारो मददगार और बेदस्तो पा नहीं छोड़ेंगे। आम आदमी के लिए जो आवाज हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बुलंद की है वो इंशाल्लाह बुलंद रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना आपको, अब जिस तरह USA है उसके सारे जो शिकार होते हैं वो मुसलमान ममालिक होते हैं। कभी वो एक को पकड़ लेता है, कभी एक को, कभी एक को, कभी और जितने मुसलमान ममालिक उनके खिलाफ यकजा नहीं होते। इसी तरह पाकिस्तान में हुक्मरानों के खिलाफ तमाम सियासी जमातें जो कि अपोजिशन भी होती हैं, वो अपने आप को एक जगह इकट्ठा करके उनके खिलाफ ये लगान नहीं करती, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को वो समरात नसीब नहीं होते धरनों के, जलसों के, जुलूसों के जो होने चाहिए। लेकिन ये तो जिम्मेदारी हर एक की बनती है, दीगर जमातों की भी जो अपोजिशन की है, कि आपस में मुश्तरका नुकात पे तो कम अज कम इकट्ठे हों कि हमने किन चीजों को, मुतालबात को करना है। फिर बेशक अपने अपने दायरे में ही जद्दोजहद करते रहें, लेकिन अहदाफ तो कम अज कम मुकर्रर हो
इसलिए जमात इस्लामी तो इस तरह के पहले भी राब्ते करती है और अब भी हम करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी दीगर जमातों पे भी आती है जो जमातों में आपस के अंदर ये गिले शिकवे मौजूद है, लीडरशिप के अंदर मौजूद है कि हमें तो कोई पूछता नहीं है। जो जेल में है वो कहते हैं जी हमें तो किसी ने आके बात भी कभी नहीं की, हमसे मशवरा नहीं दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह के मशरकी पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने अपना रोल अदा किया, वो स्टूडेंट तहरीक चली और हसीना वाइज को जाना पड़ा, क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी तहरीक चल सकती है? इतना जुल्म, इतना जबर। अब मुझे ये बताया ना, कभी ऐसे होता है कि वर्कर जो सियासी वर्कर हैं उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात हों और उनको आने से पहले ही दहशतगर्द करार दे दी है? व्हाट इज दिस? देखिए ना, ये मामला जो है ना जी कि वहां भी जमात इस्लामी ही बांग्लादेश की वो एक्टिव थी, पेश थी, पीछे वही थे। और यहाँ भी ये है कि जो स्टूडेंट की कुव्वत है वो तो जमात इस्लामी, इस्लामी जमीयत तलबा, JI यूथ, जमात इस्लामी बहरहाल नौजवानों में एक बड़ी एक्टिव जमात है। ये वक्त आना है, देखे ना जी नासाब में जैसे तंग आमद बजंग आमद लोग तो इस भरे बैठे हैं, ये लावा किसी वक्त फटना है, किसी वक्त भूखी रियाया ने ईवान मरमर पर यलगार करनी है, ये होना है। भारत ने जमात इस्लामी इस के लिए पूरा एक हमारा तंजीमी नेटवर्क है और हम ये समझते हैं कि कौम को हम कभी इस तरह की सूरत हाल हो तो जमात इस्लामी उनको मुनज़्ज़म करने और उनको पुरअमन एहतजाज करके हुक्मरानों पर को मजबूर करने पर जो एक कुव्वत मुतहर्रिका की जरूरत है वो जमात इस्लामी। इंशाअल्लाह। साहब, आप ये बताएं, ये जो 24 नवंबर को आप धरना देने जा रहे हैं, हुकूमत ने उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लेने का फैसला किया और हज़ारों की तादाद में जो अपने पुलिस वाले हैं या दीगर जो लोग हैं वो उनको तैनात कर दिया गया है। तो आप इसका मुकाबला किस तरह कर रहे हैं? क्योंकि अब जबकि अपनी मोहतरमा जो है उस्मा बुखारी साहबा, उन्होंने अभी ये कहा है कि हम आपको दहशतगर्दों की तरह निपटेंगे। तो इस वक्त तक पंजाब में और इस्लामाबाद में यानी 50,000 से ज़्यादा पुलिस वालों को तैनात कर देगा आपकी मारकुटाई करने के लिए। इस बारे में आप बताएं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 24 नवंबर को इंशाअल्लाह ताला अपनी कायद जनाब इमरान खान साहब के हुक्म पर सड़कों पे निकलेगी और भरपूर तरीके से हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद, फस्तानियत के, जुल्म के और ज़्यादती के बावजूद भी अपने सफ़र को जारी इस्लामाबाद रखेगी और डी चौक पे वो धरना देंगी। इस वक्त हुकूमत जो है जो कि बुकलाई हुई है, इसलिए घबराई हुई है कि चोर के पाँव नहीं होते। इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, इन्होंने हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया, इन्होंने हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के ऊपर गोलियां बरसाईं, आंसू गैस के बम बरसाए और दीगर वो जराइम किए जो इनको रात को सोने नहीं देते। तो मैं इनको हुक्मरानों को ये वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान 25 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ये उन 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये आपकी जागीर नहीं है। इसमें तमाम बसने वाले लोग जो हैं वो तमाम काम कर सकते हैं जो जिनको इनके आइन ने इजाज़त दे रखी है कि वो इहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है, इसको आप नहीं छीन सकते किसी तरह भी। वज़ीर इत्तलात अभी उस्मा बुखारी साहबा सुबह सुबह जो नाश्ता किया, निहार में जो नाश्ता किया, वो इस बात का किया कि हम 24 नवंबर को पाकिस्तान के तरीके इंसाफ के जो कारकुनों का मुकाबला दहशतगर्दों की तरह करेंगे। भाई आप है ही दहशतगर्द पार्टी, आपको किसने कहा है? आप तो है ही वही पार्टी हैं। लेकिन हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आप अपने आप को कंट्रोल करें, लगाम दें। मैंने चंद दिन पहले भी ये कहा था कि अगर पुरअमन रहेंगे आप
किसी किस्म की कोई बयानबाजी नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों को आपके खिलाफ कोई बात करनी पड़े या आवाज उठानी पड़े। लेकिन आप क्योंकि जिस खमीर के बने हुए लोग हैं, आपको इन बातों को समझ नहीं आ रही। आपने झूठ मकारी और झूठे इल्जामात लगाना आपका शेवा बन चुका है। जिस तरीके से वीडियो पे उज़मा बुखारी साहबा ऑडियो वीडियो के चक्कर में आप फंसी हुई हैं, अल्लाह मियाँ किसी को भी ना फंसाए और चोर मचाए शोर वाली बात करनी छोड़ दे, क्योंकि मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा आपसे, ना होगा। सोशल मीडिया कंट्रोल कैसे कर सकेंगे आप? हवा पे भी काबू डालना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सोशल मीडिया की ताकत देखें, ट्रंप को जता दिया। सोशल मीडिया की ताकत ने इमरान खान को जता दिया। सोशल मीडिया की ताकत ही है जो 1 साल गुजर जाने के बावजूद आपको सोने नहीं देती। और बट साहब, ये जो आप 24 नवंबर के बारे में इतनी हैप क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ तो आप कहते हैं उज़मा बुखारी ने जैसे कहा फलां जलसा 2000 लोग हैं, तो अब ये 4000 हो जाएंगे, एक ने कहा 5000 हो जाएंगे। लेकिन उसने जो आप बंदोबस्त किया ना, 50,000 से ज़्यादा तो आपने पुलिस वाले लगाए हैं। अब इसमें पैरामिलिट्री स्टाफ भी आएगी, फौज भी आएगी, और दीगर जो 90,000 पाकिस्तान की बड़ी गाड़ियाँ हैं ना जिन्हीं लोगों के पास, वो भी इसमें अमल दखल दे रहे हैं। तो जब ये क्या पिद्दी का शोरबा, जब ये जलसा जुलूस इसका इतना है, तो इतना आपको कौम का खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? और 6000 कंटेनर मंगा लिए, ये रिपोर्ट है। अहसान साहब, थैंक यू वेरी मच। अहसान साहब, मैं पहले तो ये कहूँगा, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया 24 नवंबर के ऊपर बहस करने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि 24 नवंबर का वाक़या जो है, अभी तक इन्होंने 9 मई से कुछ सबक नहीं सीखा इस पार्टी ने, कि उसकी वजह से आज तक जो हमारे प्रॉब्लम चलते आ रहे हैं ना मुल्क में, उन्होंने अभी शर्मिंदगी 9 बजे नाश्ता सर मैं बताता हूँ 9 बजे नाश्ता आपका अभी तक दवाई डॉक्टर ने बताई, शर्मिंदगी महसूस नहीं की किसी ने कि जनाब हमारी वजह से मुल्क में ये प्रॉब्लम आ गया। अब देखिए, फरवरी में इलेक्शन हो गए, आप हुकूमत में हम आ गए, आप अपोजिशन में आ गए। अब आपको यही किरदार जो है वो असेंबली में जाकर अदा करना चाहिए था, जहाँ करना चाहिए, जो फोरम है, जहाँ जो नेशनल फोरम है हमारा, और जो हमारे प्रोविंशियल फोरम है, वहाँ जाके आप लोग अपनी जाके जो भी राम कहानी है, जो भी आप समझते हैं हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, आप उस फोरम में बोले, ताकि नेशनल और इंटरनेशनल आपको लोगों को पता चले कि आप लोग वहाँ बस ये अपोजिशन इस मुल्क के बेहतरी के लिए मैंने जो सवाल किया उस तरफ आया। अब मैं करता हूँ सर, 24 नवंबर वाली जो बात आप कह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि 24 नवंबर को इसलिए आप जानबूझकर कहते हैं शुरली जलाना, शरारत करना, वो इसलिए करना चाहते हैं कि चूंकि मुल्क में इस्तकामत आ रही है, मुल्क में मईशत का इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, आदमी लगी हुई है कि जनाब हमारे मुल्क में ये खुफिया तरीके से ये दहशतगर्द तंजीमें आ गई हैं। तो सर बजाय इस चीज में कि पूरी कौम एक आर्मी के साथ स्टैंड करे कि हम इस मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको कंट्रोल करें, इट इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी, ये 25 करोड़ की आवाम की जिम्मेदारी है कि ये पाकिस्तान हमारा 25 करोड़ का है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम इस मुल्क के दफा के लिए, इस मुल्क को हर चीज से बचाने के लिए इकट्ठे भी रहे, खा हम अपोजिशन में हो, खा हम हुकूमत में हो, सबका एक सिविलियन फर्ज बनता है कि दहशतगर्दी की कंट्रोल करने में हम अपनी आर्मी का साथ दें। अब 24 नवंबर को मुझे ये बताएं, इसलिए हम धरना देना चाहते हैं कि जरा हमारे बड़े MOU साइन हो गए, हमें CPEC का पैसा आना शुरू हो गया, हमारी रिफाइनरी पैसे शुरू हो गए, हमें बाहर से जो है जो डिफॉल्ट वाली चीजें वो खत्म हो रही है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात अब आप उसमें क्या करना चाहते हैं? उसकी तरफ आप 5000 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो 50,000 पुलिस लगाने की क्या जरूरत है? सर मैं ये कहता हूँ 5,000 वाली बात मैं कहता हूँ जी 500 भी नहीं होना चाहिए। आप 5,000 की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ 500 बंदा भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा। क्यों निकले? इसलिए नहीं निकलना चाहते कि मुल्क तरक्की की तरफ क्यों जा रहा है। अब रही बात आपकी 500 बंदा हो या 5,000 बंदा हो, उनको कंडेम करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी फोर्सेस
तमाम फोर्सेज जो है अवामी मैं सियासत छोड़ दूंगा, मैं लिख के दे देता हूँ आपको चैनल पर, ये 17 लाख कभी जिंदगी भी मिले हुए हैं तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। सर ये बातें ऐसी हैं जो देखिए मैं कहता हूँ एक माचिस की एक तीली जो होती है ना वो आग लगा देती है। अगर आप नुकसान बचाना चाहें इस मुल्क को तो एक बंदा ही काफी है, वो कोई ना कोई धमाका कर दे तो काफी है। आप 5000 रन के बंदों की बात करें, 5000 ने जाके वही काम करने हैं जो 9 मई को किया है तो फिर बहुत बड़ा जलसा है वो। अगर वो नहीं करना ये आप 9 मई का नाश्ता भूलता नहीं है। अब 9 मई का तलब क्या आपसे बताए, 9 मई जाने फौज जाने इसके मामले लगते हैं आप। हम इसलिए कुछ टॉपिक को नहीं छेड़ते, हम ये कहते हैं कि अब लोगों को एहसास हो गया है कि यार इन्होंने हमें पहले भी मिसयूज किया है, उस वाक्य में मुलवस किया है, हमारी फैमिली खराब हो गई, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो गया, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। देखिए इनको अगर खौफ ना हो, अगर इनकी नींदें हराम ना हो, अगर ये पुरसकून रहना चाहते हो तो ये हमें आजादी से कहें कि आप आए, आपका हक है, जमहूरी हक है। आपको 25 करोड़ आवाम ने आपको मैंडेट दिया है, आपके हमने हक पे डाका मारा है, उसके बावजूद भी हम आपको कहते हैं कि आवाज बुलंद ना करें। असेंबली और अगर असेंबली में भी हमारी आवाज बुलंद होती है, हमारी आवाज असेंबली में भी पूरी उठती है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो बयानिए हैं ये आपस में भी नहीं मिलते। हर बंदा अपनी अपनी बोली बोलता है, हर बंदा टीवी पे आके अपनी बात बोलता है। आजादी उनको है क्या? 25 करोड़ आवाम को आजादी नहीं है? सिर्फ नून लीग को आजादी है, सिर्फ बोलने का हक है और किसी को हक नहीं है, और सबके हक के ऊपर डाका डाला जाता है। ये इस तरह नहीं होगा। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम का पाकिस्तान है, उनको जमहूरी हक है कि वो अपनी आवाज बुलंद करे, अपना हक मांगे और अपना हक लेके रहे। अच्छा मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता दें कि ये मकसद क्या है? मकसद हमारा बताएं हमारे मेरी बात सुने, अब मुझे ये सुने, यू आर आल्सो नेशनलिस्ट। आप मुझे ये छोड़े पार्टी को जी, आप मुझे बीइंग एज ए पाकिस्तानी बताएं क्या इस वक्त इस तरह की गंदी हरकत करने की कि मुल्क को हम दोबारा वापस लेके आए, मईशत को गिरा दे, साहब देखिए होता क्या है, अगर एक काल भी चली जाती है ना कि हमने फलां जगह एजुटेशन करने हैं तो आपकी पूरी इंतजामिया जो है वो अपने दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन काम को छोड़कर उनकी डायरेक्शन डिवाइड हो जाती है। बंदे बने काम करें तो कुछ नहीं। बंदे तो ये बने, बंदे के पुत्र तो ये बने जो बंदे के पुत्रों वाले क्या काम है? 24 नंबर का इस्लामाबाद जा रहे हैं, क्या करने जाना इस्लामाबाद बताएं मुझे। आप नहीं जाते, झूठी हुकूमत बना के पाकिस्तान को छोड़ के चचा भी वहाँ, भतीजी भी वहाँ, पाकिस्तान को बेआसरा छोड़ के आप हुक्मरान बन गए। आप मुझे बता दें, वजीर आला, वजीर आजम, जितने वजूजरा सारे चमचे खर्चे लेके आप दूसरे मुल्कों के सफर करते फिरते हैं। अमल इसका बनाना चाहिए था कि पाकिस्तान को बेआसरा छोड़ के जाना मुल्क की नुकसान में आ सकता है। आपने उसका लायामल बनाया, दुनिया मैं कहता हूँ बात सुन लें, तकरीबकारियां छोड़ दें, इस मुल्क को ये जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुदा के लिए लोगों का कारोबार चलने दें। कौन सा चलने दिया आपने? सबके अपने रोजगार पे एक क्वेश्चन जी मुझे बताएं, आप कलमा पढ़ के ये कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जीते हैं, अपनी मरीम नवाज जीती हैं वोटों से, और आपके जो भट्ट साहब हैं वहाँ पे जो ठुल्लेबाज बड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, आप कलमा पढ़ के अपने हाथ करा के ये जीते हैं? वो तो नहीं कहते, उनसे पूछा वो नहीं कहते। सर देखिए बात सुनिए ना, आपको बता दें, आप मेरी बात सुनिए एहसान साहब, बड़ी सिंपल बात होती है। अगर आपको किसी के ऊपर भी इतराज है कि ये फलां बंदा नहीं जीता मैं जीता हूँ, तो उसके लिए सर एक फोरम होता है ना, तो उसका मेरी बात सुन ले, आप मेरी पूरी बात सुन लेना, उसका सर एक तरीकाकार होता है ना, मैं ना मानू मैं जीता हूँ, जो आ रहा है
बात ये होती है सर, अगर आपके साथ कुछ जाती हुई है, आप मेरी बात का जवाब देने लगे आप कारको आपका तो आप क्या बात सर, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मैं बताता हूँ। मैंने जो जवाब उसका फोरम होता है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, मेरे से जाती हुई है, आप कोर्ट में जाएं कि पड़े हुए हैं सालों सालों से। लोगों ने वोट दिए तो वो जीते हैं। इलेक्शन कमीशन क्या आपके कायद नवाज शरीफ साहब हल्का 130 से जीते हैं ना? आपको नहीं पता? वो तो नहीं जीते, सब जीते। देखिए, अगर वो जीते नहीं है, मुझे ये बताएं तो वो कैसे हल्फ उठा सकते हैं? मैं जीते ही नहीं तो मैं नहीं उठा सकता है ना। यही लीडर है ना, जो उनसे पूछ ले, उन्होंने कहा कि अगर मेरी वोटिंग होगी, गिनती होगी तो देखो झूठ पे सारा आपका पलटना है। ये बात होती है, ये सब चीजें होती हैं। हमारी एक हिस्ट्री है कि हमने कभी भी इलेक्शन को माना नहीं है। जो भी बनती है, इस समय पार्टी की हिस्ट्री चलती रही कि हाँ जी वो धांधली से जीत गई है, हमेशा ये होता है। और यही मैं कहते हैं, यही एक चीज है, हुकूमत और अपोजिशन मिलके ये रोल प्ले करे असेंबली में कि भाई जो इलेक्शन होगा उसको एक्सेप्ट करेंगे हम दोनों पार्टियां पहले एक्सेप्ट करेंगी जो भी जीतेगा। जब इलेक्शन हो जाता है, अगर सपोज इलेक्शन इनका सही नहीं था तो ये पहले दिन ही जाके इन्होंने हल्फ क्यों उठाया? इस असेंबली में क्यों गए? अगर ये बाहर में जो हारे हुए बाहर हैं, जो जीत गए वो असेंबली में जाकर हल्फ ले लिया। वो तो पहले कहते हैं ना हम असेंबली में हमने नहीं आना, ये असेंबली 2 नंबर बनी है। क्यों नहीं किया उन्होंने? आपसे आप केपी के वजीर कैसे बात कर रहे थे? मेरी बात सुने आप तो अच्छा, बड़ा सीरियस होगा। केपी के में वजारत आला किसके पास है? आपके पास है जी। इसका मतलब वहां इलेक्शन फेयर हो गए। बिल्कुल। पंजाब को सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि पंजाब सबसे बड़ा भाई है, पंजाब में ही हमने खिलाड़ी डालने। केपी के में हमने कहना जी वहां इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुआ है, वहां वजीर आला हमारा बन गया है जी, ठीक है जी। सर बात ये होती है, आप मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैं हमेशा पार्टी से ज्यादा मैं अपनी क्लियर नहीं थी तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ये 24 नवंबर को पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान किया है और हुक्मरानों का दावा है, रात को अपने कैरा साहब भी यही कह रहे थे कि 5-7 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे, कोई बात नहीं इनको आने दें। लेकिन हुकूमत ने 50,000 पुलिस वालों को डिप्यूट किया पंजाब और इस्लामाबाद में। तो आप ये बताएं इसकी क्या ज़रूरत है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है भाई साहब आपसे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरना देने जा रही है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ये कहते हैं वहाँ पे कुछ लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 पुलिस वालों का डिप्यूट करना पंजाब में और इस्लामाबाद में, ये क्या है? गुजारिश ये है जी कि देखें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करनी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि ताकि जो भी सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए जाएं। ये तो जो सिक्योरिटीज के अरेंजमेंट है ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जाहिर है जो आपके नेशनल एसेट है उसको आपने सेफ गार्ड करना है, लोगों के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करना है ताकि कोई दहशतगर्द या दूसरे जो हमारे मुल्क को मसाइल हैं उसमें ऐसे लोग जो हैं उनको जो इसमें एक ऑलरेडी 9 मई का वाकया हो चुका है तो जाहिर है स्टेट उसमें तो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर सकती ना जी। आप क्यों नहीं बोलते? 9 मई से आप ना कोई हुकूमत का ताल्लुक है, पीटीआई जाने और जिनके साथ हुआ वो जाने, आप हर वक्त 9 मई को ले आते हैं। नहीं भाई मेरी बात सुने, पीटीआई ही इस वक्त जो उसने यलगार करने का प्रोग्राम बनाया है कि देखें मुल्क एक सिमत में चल पड़ा है, मुआशी इंडेक्स बेहतर हो रहे हैं, मईशत चल पड़ी है, महंगाई जो है ना वो कम हो रही है, लोगों को रिलीफ गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जो धरने वाली जो सियासत है जो इन्होंने 2013 से इस मुल्क के साथ एक खिलवाड़ करना शुरू किया हुआ है जो थमने का नाम ही नहीं लेता, तो भाई ये जो अभी धरने के क्या मकसद है, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि धरने की जरूरत क्या है।
ये इनको खुद नहीं पता, ये जयमना साहब आप ये ये बताइए इनको खुद नहीं पता। क्या मकासद उन्होंने क्वेश्चन किया? राणा साहब मैं आपको अपने मकासद बता दूं, मैं जरूरी नहीं समझती आपको बताना, क्योंकि आप प्रोग्राम में है, सवाल किया आपने कि इनके मकासद क्या है। हमारे मकासद है अपना हक मांगना, हमारे लीडरान जो हमारे कारकुन जो जेलों में पड़े हुए हैं उनको रिहाई करवाना, हमारे लीडर इमरान खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा केस बिला मकसद के बनाए हुए हैं, उनसे उनको आजादी दिलवाना, और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट चोरी किया हुआ, रिजर्व सीटें जो बंदरबाट इन्होंने की मुख्तलिफ पार्टियों में, उनसे वो अपनी वापस लेने का हमारा मकासद है। हमने इसी मकसद के लिए हमने धरना देना है कि अपना हक मांगना हमारा फर्ज है। राणा साहब और ये आगे जाके अदालतों ने सबको रिलीफ दी है, अदालतें जितनी भी हमारे ऊपर केसेस थे इमरान खान साहब के ऊपर सबसे रिलीफ मिला है, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं बना, किसी के ऊपर कोई ऐसी सजा नावल नहीं हुई, क्योंकि हो ही नहीं सकती थी, सब मन घड़ स्टोरियां बना। राणा शर्मा साहब आप उन्होंने जवाब दिया, आपको ये सही है? जी जी जी, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। देखें मेरी बहन ने 3-4 चीजें कही हैं। एक तो जहाँ तक पॉलिटिकल केसेस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस नहीं, जो भी केसेस हैं उनके लिए अदालतों का फोरम है, उनके ऊपर आपको रिलीफ मिल रहा है। हर केस के अंदर देखिए जो केसेस चल रहे हैं, कहीं से बरी हो रहे हैं, कहीं से आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है, आप अदालतों का सामना करें। उसमें नहीं हुए। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें खान साहब ये लीगल फोरम है ना, लड़ाई से तो आप रिहाई नहीं ले सकती ना। ये क्या तरीका क्या कह रहा है कि आप यलगार करके उसको छड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या माफी मांगे मजाकत करे जाके। आप ये देखें, आपने अदालतों का सिस्टम है, इस मुल्क में अदालतें हैं, कोई जंगल का कानून नहीं है, उसके अंदर आप पेश करें। अदालतों के अंदर आपके वकील हैं, लीगल काउंसिल के लोग हैं, वो जाएं अपने मैटर को प्रेजेंट करें, और अदालतें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की आजाद हैं, आपको फेयर ट्रायल मिल रहा है। और दूसरी बात यहाँ तक रह गई कि जी आपका जो इलेक्शन के ऊपर है वहाँ भी ट्राइब्यूनल भी मौजूद है, वहाँ पे आप लोगों ने केसेस भी किए हुए हैं, आप वहाँ सब्र करें। ये इससे पहले भी एक प्रोसेस होता रहा है, ये कोई ये तो नहीं कि दोस्त दादली से या आपका ये जो तरीका आपने इस मुल्क में नया जो आप लोगों ने पकड़ लिया है कि दर्रों से मसाइल आलों ने, ये नहीं है। नहीं राणा साहब मुझे आप ये बताएं, ये जो अभी आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात की, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए हैं, यहाँ पे केसेस चल रहे हैं, वो भी नहीं आप बनने दे रहे। आप तो ऐसे कर रहे हैं कि आपने गलत उठवाया हुआ है, और ये कहते हैं आंखें भी हमारा क्या रोल है? हम लोग वो दादा पोता बात करने राणा साहब को बात जो है ना, वो टर्मिनल में जाके तो वो केसेस निपटाते हैं। ये तो वहाँ वो लोग जाए जिसको दुनिया से फारिग होना है, दुनिया में अगर हम जुडिशियल रिफॉर्म लाना चाहते हैं, आप बाइकाट कर देते हैं। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म हो, लोगों को इंसाफ मिले, उसमें शामिल नहीं होना। तो आप हुकूमत है करें ना, क्यों नहीं करते आप? तो हमने तो भाई एफर्ट करते हैं। हमने देखे इसमें मुल्क में जो आपने देखा कि आईनी तरमीम लाने के लिए किस हद तक इनके पास जाए। इन्होंने कहा जी कि आईनी तरमीम में सारी तरमीम ठीक है, लेकिन हमारे लीडर ने कहा बीच में नहीं जाना। नहीं, तरमीम में उनका डाटा उतारने के लिए सारे काम किए, वो क्यों माने? आपने तो वो काम किए जो आपके हक में अच्छे फैसले थे। आपने अदालतों को उस रीत में ले आए, अदलिया का हक छीन लिया, जजों को तरमीमें दे के, उनको आजादियां दे के, उनको आपने रिलीफ दे के किस हद तक पहुंचा दिया। एक मिनट दे दो, आपका नहीं पता कल कौन मुंतखब हो के आता है, ये कोई सारी जिंदगी किसी नहीं जाना। हम पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना चाहते हैं, अवामी नुमाइंदगान जो है, हम कहते हैं कि वो जो इलेक्टेड लोग हैं वो उन्हीं का हक है, ये कानून में लिखा हुआ है। तो फिर उनका हक ही तो हम मांग रहे हैं कि हम जीते हुए थे, हमारे हक के ऊपर पीपल्स पार्टी ने कब्जा किया, हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें हक नहीं दिया जा रहा। हमें पीपल्स पार्टी को देखें, हमने 17 सीटों के साथ भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने असेंबली में बैठी, तो अब 17 सीटों वाले हुक्मरान बने बैठे हैं। साहब मैं इनको जरा मुतमन करता हूँ, ये इस तरह राणा साहब की बातें बड़ी सही हैं। देखो वही बातें वो रिपीट कर रहे हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि 24 नवंबर का मुझे ये बताएं कि मकसद क्या है। ये इनका मकसद राणा साहब तमीर पाकिस्तान नहीं है,
इनका मकसद है कि तमीर डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान है, ये इनका मकसद है कि 24 नवंबर को हम ये भी कहा आपने जो और इनको दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये चीज जो मैं बार बार कह रहा हूँ, जब हम कहते थे पार्लियामेंट में आगे अपना रोल प्ले करें, ये लोग उस वक्त आए नहीं, अब ये खाए हुए हैं हमारी तरक्की से। हमारा टाइम हो गया खत्म, अब इस पे हम बात खत्म करते हैं और मेरे सवाल और मेरे पैनल के जवाब इसका फैसला करना है आपने।